सभी बड़ी बिंदियों को मेरा सादर प्रणाम। बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव की इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं योगिता यादव, जिन्होंने अपनी कहानियों से न सिर्फ लोगों का मनोरंजन किया बल्कि एक धूम मचा दी, क्योंकि इनकी कहानियां ऐसी थीं कि गंभीर होते हुए भी हास्य भी उत्पन्न करती थी। कह सकते हैं कि व्यंग्य परक लेखन करते हुए इन्होंने सामाजिक मुद्दे को एक बहुत ही जीवंत स्वरूप दिया है। योगिता यादव जी, बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव की इस कड़ी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत शुक्रिया विभा जी। बड़ी बिंदी क्लब के इस फेसबुक लाइव में जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये कोरा साहित्यिक समूह नहीं है। यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग आयु वर्ग की, अलग अलग क्लास की महिलाएं इस क्लब से जुड़ी हुई हैं। तो मेरे लिए उन सारी बहनों से, सारी बड़ी बड़ी बिंदियों से सीधे मुखातिब होने का ये मंच है। तो आपका और विभा रानी जी का बहुत आभार। क्षमा इसलिए कि 2 साल से ये पेंडिंग था और मैं समय नहीं निकाल पा रही थी, और मैंने विभा जी को वादा किया था कि जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं तुरंत उनको सूचना दूंगी कि हाँ, अब मैं जुड़ सकती हूँ। बहुत स्वागत है योगिता आपका। और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए चाहेंगे कि आप अपनी अब तक की जीवन यात्रा के बारे में बताएं, क्योंकि आपकी रचनाओं को तो पाठक पढ़ लेता है, लेकिन लेखक के मुंह से उसके बारे में जानना एक सुखद अनुभव होता है और साथ ही साथ उससे प्रेरणा भी मिलती है। तो कृपया थोड़ा सा अपने बारे में सभी बड़ी बिंदियों को बताएं। विभा जी, ऐसा कुछ भी असामान्य नहीं है जिसकी हम चर्चा करें या बताएं कि ऐसा था। बहुत साधारण मेरा जीवन, बहुत साधारण परिवार से हूँ। मेरे दादाजी किसान थे, कृषक परिवार से हूँ, श्रमिक जाति है मेरी, योगिता यादव आप जानते हैं। तो बहुत सामान्य परिवार में पली बड़ी हूँ, दिल्ली के गाँव की रहने वाली हूँ, और गाँव के ही सरकारी स्कूल से मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया, और फिर जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया। उसके बाद से पत्रकारिता कर रही हूँ, और पत्रकारिता के साथ ही लेखन भी शुरू हो गया। बल्कि एक इस तरह कोई प्रारंभिक बिंदु नहीं मान सकते लेखन का, क्योंकि ज़्यादातर लेखकों के साथ ये होता है कि वो छुट-पुट लिख रहे होते हैं, कहीं न कहीं लिख रहे होते हैं। चाहे वो स्कूल में लिख रहे हों या कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में लिख रहे हों। तो मैंने भी इसी तरह छोटा-मोटा लिखना शुरू किया था, और 2004 से फॉर्मली मैंने लिखना शुरू कर दिया। आपने कहा कि बहुत ही सरल और सामान्य जीवन रहा है, और आपकी ये जो सरलता है इसकी सभी प्रशंसा करते हैं, एक मैं नहीं करती। और कबीर भी कहते हैं कि सहज सहज सब लोग कहते हैं, सहज न चिन्हे कोई। और इसी तरह से नागार्जुन के बारे में बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है, मैं क्या कहूँ, कि उनकी साधारणता ही उनकी असाधारणता है। तो साधारण होना कोई साधारण बात नहीं होती है, असाधारण बात होती है। आपका कहानी संग्रह है पहला, क्लीन चिट। तो थोड़ा सा इस पर हम आपके मुख से ही सुनना चाहेंगे कि कैसे कहानी संग्रह आया, और आपकी जो पहली कहानी, मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी जानकारी है, नागपाश हो सकता है वो दूसरी तीसरी कहानी हो। तो इन दोनों पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी विभा जी, नागपाश पहली कहानी तो नहीं है, लेकिन मैं बताती हूँ। 2004 में मैंने कविताएं लिखना शुरू किया, और बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाकया है उसका, कि उन दिनों मैं जम्मू में थी, और जम्मू में कारवां अमन बस की शुरुआत होने वाली थी, जिसको जम्मू से मुजफ्फराबाद जाना था। अभी तक लोग रेल से पाकिस्तान जाया करते थे, फिर जम्मू से एक ये बस की शुरुआत हो रही थी, कारवां अमन। तो उसके पहले यात्री कौन होंगे, कौन लोग पहले मुजफ्फराबाद जाएंगे? तो इसके लिए चयन ये हुआ कि जिन लोगों का अपना कोई रिश्तेदार वहां रह गया है, वो उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता उनको दी जाएगी। तो मैं उन दिनों अमर उजाला के साथ काम कर रही थी, तो
मुझे ये दायित्व सौंपा गया कि मीरपुर, सियालकोट, मुजफ्फराबाद से जो लोग उजड़ के यहाँ आ गए हैं इस पार भारत में, उनके परिवारों से मैं बात करूं कि उनमें कैसी कसक है वहां जाने की, वापस अपनी मातृभूमि पर लौटने की। तो उन लोगों से जब मैंने बात की और सिलसिलेवार इसमें मेरे कॉलम चले, तब कुछ चीजें ऐसी रह गई जिसका जो अखबारी रिपोर्टिंग में नहीं आ पा रही थी। कहते हैं ना, बहुत सारा इकट्ठा करके आप लाते हैं और बहुत कम लिख पाते हैं। तो बहुत कुछ था जो मेरे पास, मेरे अंतर्मन में छूट गया था, और जिसे मेरे संवेदनशील हृदय ने छुआ, को छुआ जिसने, उस पर मैंने पहली कविता लिखी, जिसको मैंने जे.एन.के एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के मंच पर पढ़ा, और वो कविता बहुत सराही गई। उस कविता का शीर्षक था इन दिनों। तो इन दिनों शहर में एक हलचल सी मची है, कुछ आंखें पड़ोस की बस्ती पे टिकी हैं, सुना है उस पार से आई है कोई खबर, तभी तो तलाशे जा रहे हैं इन घरों में कुछ शहर, कुछ डूबते किनारे, कुछ टूटते भंवर, किशन गंगा में जो बह गए वो थोड़े से प्रेम पत्र। इस तरह ये लंबी कविता है। तो इस कविता को बहुत सराहा गया, और लोगों ने कहा कि और लिखो, तुम अच्छा लिख सकती हो। तो फिर इस तरह कविता लिखने की शुरुआत हुई, और लिखते लिखते, जैसा कि ज़्यादातर कथाकारों या उपन्यासकारों का ये अनुभव रहा है कि उनको लगता है कि नहीं, गद्य में लिखना चाहिए, कविता में उनकी बात पूरी नहीं आ पा रही है। कविता बहुत बहुत शिल्पगत चीज़ों की मांग करती है वो। तो इसलिए कहानियाँ लिखनी शुरू की। बहुत सारे मुद्दे थे जो कविताओं में नहीं समा पा रहे थे, तो कहानियाँ लिखनी शुरू की, और पहली ही कहानी भेज दी हंस में छपने के लिए, क्योंकि हम लोगों के लिए हंस ऐसा था जैसे कोई पूजनीय ग्रंथ होता है कि इसी से शुरुआत होगी। जैसे लोग शपथ खा के नौकरी की शुरुआत करते हैं ना, तो इस तरह हमें, हमारे लिए साहित्य में हमारे लिए हंस ऐसे ही पत्रिका थी। तो मुझे लगता है कि वो कहानी इतनी बड़ी नहीं होगी जितना बड़ा राजेंद्र जी का पोस्ट कार्ड आया मेरे पास वापस, कि कहानी अभी बहुत कच्ची है, इस पर काम करो और इसे खुलने दो। तो वो पहली कहानी का वो बड़ा प्यारा सा अनुभव था, और क्योंकि राजेंद्र जी अपनी हाथ से लिखी हुई चिट्ठियां भेजा करते थे उस समय लोगों को, तो वो बहुत प्रेरित करती थी आपको कि इतना बड़ा संपादक, इतना बड़ा व्यक्ति आपको चिट्ठी लिख रहा है, तो आपको और मेहनत करनी चाहिए। फिर और कहानियाँ लिखी, और अलग-अलग जगह छपी वो कहानियाँ। तब लगभग 2007 से शुरुआत हो गई थी मेरी कहानियाँ लिखने की, और 2009 का एक युवा रचनाकार विशेषांक आया था प्रगतिशील वसुधा का, उसमें भी मेरी कहानी थी। उसके बाद जब लगा कि बहुत सारी कहानियाँ इकट्ठी हो गई हैं, क्या किया जाए, तो इनको छपवाना चाहिए। तो आप यकीन करेंगे कि हम इतने गैर साहित्यिक परिवेश से थे कि हमें ये भी नहीं पता था कि जब कोई आपकी रचना की प्रशंसा कर रहा है, तो आपको रिएक्ट कैसे करना है। कि हमारी बात तो धन्यवाद कह के खत्म हो जाती है, लेकिन मैंने और लोगों को देखा कि नहीं भाई, धन्यवाद कहने का भी एक सलीका होता है, कि जो पढ़े लिखे उससे है, जो साहित्यिक परिवारों से जो बच्चे हैं या जो रचनाकार हैं, वो न केवल लिखना जानते हैं बल्कि सराहना को संभालना भी जानते हैं। तो हम ऐसे अनगढ़ से बस शुरू हो गए और लिखते रहे। फिर इस तरह क्लीन चिट मेरी किताब आई भारतीय ज्ञानपीठ से, जिसे 8वां ज्ञानपीठ नवलेखन पुरस्कार प्रदान किया गया। उससे पहले नया ज्ञानोदय में ही मेरी कहानी आई थी नागपाश, जो मोस्ट सेलिब्रेटेड कहानी थी तब तक की मेरी, क्योंकि उस पे लगभग हर रोज कोई फोन आ रहा होता था, कोई मैसेज आ रहा होता था, कोई पत्र आ रहा होता था कि भाई बहुत सुंदर कहानी है, बहुत शानदार कहानी है। जम्मू के परिवेश पर वो कहानी है, पृष्ठभूमि उसकी जम्मू की है। और पद्मा सचदेव जी का उस पर मुझे फ़ोन आया, तो मेरे लिए एक बहुत सराहना की बात थी कि हम मानते हैं पद्मा जी को कि वो डोगरी की और जम्मू की पहचान है साहित्यिक क्षेत्र में।
तो जब उनका फ़ोन आया मुझे, वेदराही जी का जब मुझे फ़ोन आया, मतलब बाकी फ़ोन भी आए, मगर ये 2 मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने इस नागपाश कहानी को सराहा। आपकी एक कहानी आई राजधानी के भीतर और बाहर, और इस कहानी को लेकर के भी पाठकों को बहुत उत्सुकता थी, और इस कहानी की जो पात्र थी सुनीता, उसके बारे में पाठकों की बहुत जिज्ञासा थी। तो उस कहानी का अंजाम आपने क्या बनाया, कैसे उसको आगे बढ़ाया? क्या पाठकों की जिज्ञासा को आपने कहीं और आगे बढ़ाने की कोशिश की? अ, जी विभा जी, आपने बहुत अच्छा किया इस कहानी पर बात की। अ, असल में मैंने कहा ना कि मैं एक गैर साहित्यिक परिवेश से हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे परिवार में कोई साहित्यकार नहीं है। मेरे आस-पास, मेरे समुदाय, मेरे गाँव में भी कोई साहित्यकार नहीं है। तो दिल्ली जब लोग आते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि वो महानगर जा रहे हैं, किसी बहुत बड़ी मंडी में वो जा रहे हैं, जहाँ पर सपने उनके खोस लिए जाएँगे, सब उनकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। तो वो ऐसा एक तसव्वुर करते हैं दिल्ली के बारे में। तो जब मैं दिल्ली दिल्ली का बाशिंदा होने के नाते जब मैं साहित्य में दिल्ली को इस तरह पढ़ती हूँ, तो थोड़ा-सा मुझे तकलीफ़ देता है कि भई दिल्ली की अपनी एक अस्मिता भी है, दिल्ली की एक अपनी मूल पहचान भी है, और हम जो दिल्ली के रहने वाले हैं, हमारा भी अपना संघर्ष है, हमारे अपने सपने हैं। और उसको लेकर मैंने कहानी लिखी राजधानी के भीतर-बाहर, कि हम राजधानी में तो हैं, भीतर तो हैं, मगर हम बहुत जगह से बुहार दिए गए हैं, हम बाहर कर दिए गए हैं। तो वो स्त्री केंद्रित कहानी थी, और उसकी पात्र जिसका आपने ज़िक्र किया अभी, सुनीता, अ, उसके संघर्ष की कहानी थी वो उसमें लिखा। और दिल्ली के जो गाँव हैं, दिल्ली में 572 गाँव हैं, जो मूल दिल्ली के गाँव हैं, कहीं से बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं। तो उन दिल्ली के गाँव के युवाओं का संघर्ष, उनकी नौकरियों का संघर्ष, उनकी पढ़ाई-लिखाई का संघर्ष, उनके सपने, उसको लेके मैंने ये कहानी लिखी थी, जिसे वर्ष 2016 का राजेंद्र यादव हंस कथा सम्मान दिया गया। और उस कहानी को पढ़कर लोग ऐसे भाव विभोर हो जाते थे कि अ, हमें सुनीता के बारे में और जानना है, हमें, और वो कहाँ, उसको यहाँ नहीं खत्म होना चाहिए था। जैसे अंत उसका ये है कि वो सुमो मेन सड़क को छोड़कर हमारे गाँव की पगडंडी की तरफ बढ़ने लगती है, और सुनीता भरपूर अंगड़ाई सुनीता मतलब सो जाती है कि उसके छूटे हुए सपने किसी दिन भरपूर अंगड़ाई लेंगे। इस तरह कहानी का अंत हो जाता है। तो लोगों ने ये दबाव बनाया कि क्या है उसके सपने? क्यों नहीं आप उसको साकार कर रही हैं? क्यों उसको आगे नहीं आप बढ़ा रही हैं? और ये सॉरी, लंबी कहानी थी। तो फिर लंबी होते ये इतनी लंबी हो गई कि उपन्यास बन गई, और ख्वाहिशों के खांडव वन नाम से पूरा ये सुनीता की कथा और उत्तर कथा समग्र मान लीजिए इसको आप, ख्वाहिशों के खांडव वन उपन्यास आया सामयिक प्रकाशन से। आपने बातचीत के क्रम में एक बात 2 बार 3 बार कह दी, और वो बात ये थी कि आप किसी साहित्यिक परिवेश से नहीं रहीं, साहित्यिक परिवार से नहीं रही, या साहित्य का कोई धरोहर आपको प्राप्त नहीं हुआ। तो मुझे थोड़ा-सा असह्य होने लग गया, और मैं कहना चाहूँगी कि प्रतिभा का कोई ऐसा वातावरण या ऐसी कोई वंशानुगत विशेषता नहीं होती है। साहित्यिक प्रतिभा किसी में भी हो सकती है, और यदि हम अपने लोक साहित्य को देखें, जहाँ ऐसे लोग जिन्होंने कभी भी अक्षर को नहीं पहचाना होगा, उन्होंने बहुत अधिक साहित्यिक रचनाएँ की हैं, और यहाँ भी मुझे कबीर ही याद आते हैं कि मसी कागज़ छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो साहित्य, कौन साहित्यिक है, कौन नहीं, बेहतर है कि पाठक ही इसका निर्धारण करें और तय करें, और पसंद करें या नापसंद करें, अपनी प्रतिक्रियाएँ दें, इत्यादि चीज़ें। तो मुझे अच्छा लगेगा कि यदि आप अपने आप को गैर साहित्यिक ना कहें, और आपसे जो अपेक्षा पाठकों की है उसको आप लगातार पूरा करने का प्रयास करें, तो यही हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। और जैसा कि अपना समाज पितृसत्तात्मक समाज है,
तो लगातार एक बात होती है कि लड़कियां तो सशक्त हो गई, बराबर हो गई, अब तो लड़कों से आगे निकल गई। लेकिन जब हम डाटा निकालते हैं तो वही ढाक के तीन पात अभी भी लड़कियों की शिक्षा में या कैरियर में, उच्च शिक्षा में कहीं भी पुरुषों से बराबरी नहीं दिखाई देती है। यहाँ तक कि कई बार हमें ऐसी चर्चाएं पढ़े लिखे लोगों के मुख से सुनने को मिल जाती है, जहां पर स्त्री को आज भी 16वीं सदी में देखने का प्रयास किया जाता है। उनसे यही अपेक्षाएं की जाती है कि वो आज भी उसी पारंपरिक रूप में 24 घंटे मुंह अंधेरे से श्रम करते हुए रात के आधी रात तक श्रम करती रहे। तो कुछ इसी तरह का विषय आपने बन्नो बिगड़ गई कहानी में लिया था। तो क्या प्रतिक्रियाएं रही लोगों की, और आपको क्या लगता है कि क्या समाज में आज हमें इन मुद्दों को और किस तरह से सरल रूप में बताना होगा ताकि समाज में कुछ बदलाव आ सके? दो चीजें। पहली चीज कि मैं गैर साहित्यिक नहीं हूँ, लेकिन मैं जिस परिवेश से आती हूँ वो गैर साहित्यिक है ना? तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई साहित्यकार व्यक्ति परिवार से होगा तो ही बेहतर लिखेगा, नो डाउट। गैर साहित्यिक परिवेश से आया हुआ व्यक्ति भी बेहतर लिख सकता है। लेकिन यहाँ मेरे बार बार कहने का आशय ये था कि अकेडमी से निकले हुए क्रिकेटर और गली में खेलने वाले बच्चे की यात्रा में जो फर्क होता है, उस फर्क को समझाने के लिए मैंने आपको केवल ये एक बात कही थी। दूसरी हम बात करते हैं बन्नो बिगड़ गई पर। बन्नो बिगड़ गई एक बड़ी रोचक सी कहानी है, और वो इस सदी की एक बिंदास लड़की है। वो पूरा अपनी पैरों पर खड़ी है, आत्मनिर्भर है, नौकरी कर रही है। अच्छा, देखिए समाज ना दो तरह से चलता है, स्पेशल स्त्रियों के मामले में, कि पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी कर लो, नौकरी बहुत अच्छी कर लो, तनख्वाह बहुत अच्छी ले लो, लेकिन घर के भीतर जब आप आओगी तो एकदम से तुमको वही हो जाना है जो फिर उसके लिए आपको आपके पुरखिनों के उदाहरण दिए जाएंगे। देखो जी, वो तो जैसे प्रेमचंद की कहानी है ना, बड़े घर की बेटी की, भैया चप्पल खाइए और माफ करते जाइए, तो बड़े घर ऐसे ही सजते हैं, संभलते हैं। तो परिवार के भीतर उससे इस तरह की अपेक्षाएं की जाती हैं। तो ये कहानी उस पितृसत्ता के खिलाफ खड़ी होती है कहानी, जिसमें उसको आप अपनी मंगेतर को देखने आए हैं और उससे ड्राइवर में, कैब में सफर करते हुए ड्राइवर के सामने आप उसको चूम तो सकते हैं, मतलब ये तो अलाउ है। लेकिन अगर वो ये कह देती है कि आज मुझे पीरियड्स आए हुए हैं और मुझे इसीलिए डर है कि कहीं स्पॉटिंग ना हो जाए, तो एकदम से उसके अंदर का मर्द आहत हो जाता है कि अरे तुम एक हर मर्द के सामने ऐसी कैसी बातें कर रही हो। तो उसके खिलाफ उस मुद्दे को उठाया इस कहानी ने कि अगर लड़की बाहर निकल रही है तो उसके अपने मुद्दे हैं। उससे केवल आप यही बात मत कीजिए कि कल्पना चावला ने विमान उड़ा लिया, है ना, या इंदिरा गांधी ने देश पे राज कर लिया। वो अगर अपने पीरियड्स के बारे में आपसे बात करना चाहती है तो उसको ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो स्वतंत्र होकर आपसे बात कर सके। ऐसा कौन है इस समाज में जिसको नैसर्गिक चीजें नहीं पता है? मतलब आप स्लीवलेस और बैकलेस में तो जा सकते हैं, वो आपके एकदम सौंदर्य मीमांसा हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर आपके कपड़ों पे जरा सा आपके पीरियड ब्लड का जरा सा स्पॉट लग गया है तो आप असभ्य हो जाएंगी, है ना। हमारा कैसा दोहरा समाज है। तो इस जो पेट्रियार्कल मैकेनिज्म है माइंड का, उस पर मैंने इस कहानी में बात की थी। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। आपने कहानियां भी लिखी हैं और उपन्यास भी लिखा है, लेकिन इन दोनों के बीच एक और कड़ी होती है लंबी कहानी की। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा अपनी लंबी कहानियों के बारे में अपनी अपनी ओर से कुछ कहें, क्योंकि पाठक और आलोचक तो अपनी ओर से कहते ही रहते हैं। कभी हम लेखक की भी सुन लें। ये एक अचानक से होने वाला, क्या कहूँ, उत्तरोत्तर विकास कह लीजिए या बदलाव कह लीजिए, कि जब आप लिखते हैं तो बहुत सारे बदलाव एक लेखक में होते हैं। और अगर आपके लेखन में बदलाव नहीं आ रहा है तो ये आपके लिए एक चेतावनी संकेत है कि कुछ गड़बड़ आपके साथ हो रही है। या तो आपके अध्ययन में गड़बड़ है या आपके अनुभव में कुछ गड़बड़ हो रही है।
और स्वाध्याय लेखक के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बदलाव इस तरह आया मेरी कहानियों में कि जो पहले मैं अ, बहुत छू के कुछ चीज़ों को गुज़र जाया करती थी, वो फिर और गहनता से मैं उन पे बात करने लगी और विस्तार में जाने लगी। तो हुआ ये कि कुछ एक कहानियाँ बहुत लंबी हो गईं। और जैसे नागपाश कहानी है, नागपाश 17 पेज की कहानी है, जिसकी खूब चर्चा हुई, जिसको खूब लोगों ने सराहा। उसके बाद एक और कहानी आई पाखी में, नई देह में नए देश में। उसको बहुत पाठकों का बहुत प्यार मिला। वो भी लगभग इतनी ही 20-25 पेज की कहानी है शायद। तो मैंने देखा कि इधर कहा, जैसा आपने बताया, शॉर्ट स्टोरी और उपन्यास के बीच में लंबी कहानी वाले विधा, शायद उस पर मेरा हाथ अच्छे से अब बैठने लगा है। मुझे लगता है कि मैं अच्छी लंबी कहानियां लिख रही हूँ। मतलब मैं खुद की भी तारीफ कभी कभी कर लेती हूँ कि दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें, और खुद को, एक लेखक को लिखते समय ये पता होता है कि वो कूड़ा लिख रहा है या कुछ अच्छा लिख रहा है ना? वो जबरन बस नाम के लिए या छपने के लिए या श्रृंखला बढ़ाने के लिए भेज दे तो भेज दे। अन्यथा ईमानदारी से हर लेखक को पता होता है कि वो क्या लिख रहा है और किस स्तर का लिख रहा है। तो इन दिनों लगातार कई लंबी कहानियां हैं, जैसे ये गई रात के किस्से हैं। ये मेरी पत्रकारीय जीवन पर कहानी थी एक। और बिहार के परिवार में एक गैर बिहारी लड़की का विवाह होता है, उस तरह। और मीडिया इंडस्ट्री में है दोनों पति पत्नी, उनका आपसी स्ट्रगल। और दिल्ली में बढ़ता जा रहा प्रदूषण। इन तीनों चारों मुद्दों को ऐसे आपस में गुथे हुए हैं ये। और ये गई रात के किस्से हैं कि रात बीत चुकी है और उसमें है, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, ये शहर सो गया था। ये शहर सो गया था कहानी है उसकी, जो प्रदूषण पर है, और इसी जो अभी मैंने बताया। फिर ये आई नई देह में नए देश में। अ, इस ये एक और अलग तरह की कहानी है कि इसमें एक अमूमन अभी तक आपने रचनाओं में पढ़ा होगा कि या तो प्रेमिका का अपना दुख है या पत्नी का अपना दुख है ना? तो जहाँ प्रेमिका खड़ी है वहां पर पत्नी अपराधिनी है, जहाँ पत्नी खड़ी है वहां पे प्रेमिका अपराधिनी है। लेकिन जो नई देह में नए देश में जो कहानी है, उसमें पत्नी प्रेमिका के समर्थन में खड़ी होती है और उसको उस पितृसत्ता से आजाद होने में मदद करती है, जो जो किन्हीं कारणवश जो उसके पांव की बेड़ियां बन गए हैं। तो ये उस पर कहानी थी, और इसीलिए बहुत सारे लोगों को पसंद भी आई कि यहाँ एक स्त्री दूसरी स्त्री के विरोध में नहीं खड़ी है, उसको अपराधिनी नहीं मान रही है। इसका शुरुआत होती है, एक डोगरी गीत है एक, जो शादी ब्याह में बहुत गाते हैं, और उसमें उस डोगरी गीत की नायिका एक धोबन है। धोबी होते हैं ना, कपड़े धोने वाले। तो वो धोबन है, और राजा है जो शिकार खेलने गया है, और वहां उसको वो धोबन पसंद आ गई है। तो वो धोबन को उठा के अपने महल में ले आता है। इधर रानियां षड्यंत्र कर लेती हैं कि भाई आ तो गई हो तुम, मगर हम तुम्हें बसने देंगे नहीं। तो वो क्या करती हैं, उसको पिन्नी, एक मिठाई होती है पंजाब और जम्मू की तरफ, आपको पता होगा। तो पिन्नी में जहर मिला के उसको खिला देती है, और फिर वो कुछ नहीं, ताबूत में पैक करके उसको बहा देते हैं वापस। उसका क्या करना है, राजा का जितना शौक था पूरा हो गया, है ना? तो ये अंत मुझे ना अच्छा नहीं लगता था, मुझे ये अंत बहुत परेशान करता था। तो उसकी एक लाइन है उस गीत की कि राजा उसकी जब बाह पकड़ लेता है, बाजू पकड़ लेता है, तो वो धोबन कहती है कि छोड़ दे छोड़ दिया राज्य बाह मेरी, मेरी जात कमीनी है। मतलब मैं एक नीची कही जाने वाली जात से हूँ, तुम मुझे मत छुओ। तो दो चीजें मेरे को खराब लगती थी, एक तो इसका अंत मुझे खराब लगता था, दूसरा कि कास्ट को लेके उसका अपना जो शर्मिंदगी है वो मुझे खराब लगती थी। तो हम एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में है,
हम लोकतांत्रिक देश में हैं, अब हम संविधान से हमारा काम चल रहा है, तो जातियाँ तो होनी ही नहीं चाहिए। तो 2022 में 20 में आई थी शायद ये कहानी, हाँ। तो इसका अंत मैंने बदला, इस डोगरी गीत का, और मैंने उस कहानी को कंटेम्प्रेरी स्टाइल में लिखा कि अब तो राजा शिकार खेलने नहीं जाते हैं, मगर आखेट तो अभी भी जारी है ना? अब कोई धोबन कपड़े तो नहीं धो रही है, लेकिन स्त्रियों का शोषण तो अभी भी हो रहा है। काम के नाम पे, सपनों के नाम पे, करियर के नाम पे, है ना? तो ये चीज़ें उसको फँसा लेती है। तो इसे जब आप पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। वो कंटेम्प्रेरी स्टाइल में मैंने कहानी लिखी है। बहुत ही बढ़िया आपने उत्तर दिया। और अभी भी आपने कहा कि अब धोबन कपड़े नहीं धो रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी धोबन बची हैं जो कपड़े ही धो रही हैं। वो वही व्यवसाय, वही पीढ़ी दर पीढ़ी वाला अपना वही काम कर रही है, अभी भी वो उनसे मुक्त नहीं हो पाई हैं। और आपने जिस गीत का उदाहरण दिया उससे मुझे एक मैथिली गीत भी याद आया, जो कोहबर में गाया जाता है, जिसमें राजकुमार का प्रेम एक मालिन की बेटी से होता है, और राजा की पत्नी जो रानी है वो उसको बुलाती है और पूछती है, कहती है कि आओ मालिन, पलंग पर बैठो और बताओ कि तुमने कैसे राजा से स्नेह जोड़ लिया। तो कहती है कि मैं मुस्कुरा रही थी और मुझे देखकर राजा ने भी हंस दिया और हमारा प्रेम हो गया। तो इस तरह की चीजें लोक में बहुत पहले से स्त्रियों ने उठाया है, जहाँ पर जाति और इन सब से ऊपर उठ करके भी प्रेम हुआ है और उसको स्वीकारोक्ति भी मिली है, कहीं कहीं नहीं भी मिली है। तो बहुत अच्छा आपने ये किया कि उस लोक गीत को आधार बना करके आपने कहानी लिखी। और लंबी कहानियों से फिर मेरा ध्यान शॉर्ट स्टोरीज पे जा रहा है। हालांकि हिंदी में हम लोग उसको कहानी कहते हैं, हिंदी में एक लघु कथा है जो एक अलग ही विधा है, लेकिन अंग्रेजी की शॉर्ट स्टोरी हम उसको कह सकते हैं, जिसमें मैं नाम लूंगी दो कहानियों का, नए घर की अम्मा और शहद का छत्ता। मैं चाहती हूँ कि इन कहानियों पर आप थोड़ी सी अपनी राय दें। हम अभी संविधान की बात कर रहे थे, है ना? तो संविधान एक स्त्री को या किसी भी जाति को गरिमापूर्ण जीवन देने का सबसे मजबूत हथियार है या संबल है। उसके बावजूद ऐसा होता है कि हमें अपने घर बाहर आसपास संविधान दिखाई नहीं देता कहीं भी, है ना? तो प्रेमचंद की एक कहानी है बड़े घर की बेटी। उसमें वो अंत में क्या करती है कि बहुत अच्छे घर की वो स्त्री है और उसका चिड़िया पकाई है उसने, उसमें घी ज़्यादा डल गया है और देवर को गुस्सा आया, उसने चप्पल फेंक के मारी है। थोड़ा दिन वो नाराज रहती है, लेकिन अंत में वो उसको माफ कर देती है। तो और लेखक ये कहते हैं कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं कि वो माफ करती हैं और ऐसे परिवार को जोड़े रखती हैं, संभाले रखती हैं। तो विभा जी अंदाजा लगाइए कि अगर हमारी दादी ने वो चप्पल खाई होती और माफ कर दिया होता, तब हमारी माँ की गति कैसी होती, और उस माँ से जन्मे हम, हमारी गति कैसी होती। तो मतलब हम तो अभी तक चप्पल ही खा रहे होते, है ना? किसी स्त्री ने तो विरोध किया होगा ना। तो मैंने ये नए घर में अम्मा कहानी लिखी। अच्छा, हो सकता है कि बरसों तक नहीं कर पाई होंगी क्योंकि उनके पास वो समर्थन नहीं था, शिक्षा नहीं थी या उस तरह का माहौल नहीं था कि बहुत घरों में, बहुत पंचायतों में ऐसे फैसले होते हैं जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण होते हैं, लेकिन वो इसलिए हो जाते हैं कि इससे भाई वो जो परम सत्तावान व्यक्ति है, पावरफुल जो व्यक्ति है, वो खुश रहेगा। जैसे एक और उदाहरण, थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, मैरिटल रेप है ना? मैरिटल रेप का मसला बहुत समय से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो जब उसकी पेशी हो रही थी, तो जो सरकार की ओर से तर्क आया, सरकार की बात कर रही हूँ मैं, किसी घर के पिता की बात नहीं, किसी ससुर, किसी पति की बात नहीं कर रही हूँ। हमारी केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से ये दरख्वास्त पेश की कि भाई इस पर गौर न किया जाए क्योंकि इससे परिवार टूट जाएंगे, है ना? मतलब आप मैरिटल रेप वाले मुद्दे पे बात ही मत करो क्योंकि इससे परिवार टूट जाएंगे। तो जबकि जिसको परिवार बसाना होगा या जिसको परिवार संभालना होगा वो मैरिटल रेप करेगा ही क्यों? या अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके नकारात्मक इस्तेमाल होंगे तो वो तो दीवानी फौजदारी सब मामलों के होते हैं, उसको तो आपने नहीं रोका, है ना? भाइयों में लाठियां चलती हैं, उसको तो आपने नहीं रोका, क्योंकि वहां आपको सत्ता से घबराने की जरूरत नहीं थी, यहाँ सत्ता आपकी घबरा रही थी। ठीक है?
तो ये है, संविधान पर हम बात करते हैं। तो फिर जो अम्मा है, अम्मा का किरदार ऐसा है कि कुबड़ी स्त्री है, बूढ़ी हो गई है, पति भी उसका छोड़ गया है, मतलब देहांत हो गया उसका, छान उसकी टूटी पड़ी है, मतलब देह और घर उसका पूरा जर्जर हो चुका है। लेकिन हमारे पास लोकतंत्र की ताकत है। हमारे लोकतंत्र ने ये व्यवस्था दी है कि ग्राम पंचायतों में रिजर्व्ड सीट है महिलाओं के लिए, विधायकों में पार्षद के लिए या सांसदों के लिए भी सीटें हैं महिलाओं के लिए। ठीक है, संसद में अभी तक 33% नहीं आया, वो एक अलग पहलू है, लेकिन अभी भी कुछ तो है ना। तो एक ऐसी ग्राम प्रधानी है जो संवेदनशील है, जो पढ़ी लिखी है, वो उस महिला का घर बचाती है, बनाती है और उसकी अस्मिता वापस लौटाती है। तो वो अम्मा उन लोगों का प्रतिरोध कर पाती है जो अब तक उसका शोषण कर रहे थे। जी। दूसरी कहानी की बात करूं या शहद का छत्ता? अच्छा, शहद का छत्ता कहानी कॉर्पोरेट दुनिया की कहानी है कि अच्छा, अब होता है ना कि बढ़ते-बढ़ते आप ऐसी जगह पहुँचते हैं कि जहाँ पर और गहनता से और सूक्ष्मता से चीज़ों को समझने लगते हैं। तो मैंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं जिसमें स्त्रियाँ स्त्रियों का समर्थन करती हैं, ठीक है? इस कहानी पर बहुत बवाल भी हुआ शहद के छत्ता पे, कुछ लोगों को नागवार गुज़री ये कहानी। खैर, कोई बात नहीं। तो उसमें ये हुआ कि विभा जी, आपसे भी मैं ये सवाल करूँगी और किसी भी संवेदनशील व्यक्ति से मैं ये सवाल करूँगी कि जिस दिन पूरी दुनिया स्त्रियों की होगी, तो क्या सारे अपराध उस दिन खत्म हो जाएँगे? नहीं होंगे, है ना? क्योंकि जो सत्ता है ना, सत्ता अजब नशा है। जैसे ही सत्ता किसी के सिर पे सवार होती है ना, तो वो जेंडर भूल जाता है। फिर वो मान लीजिए सवर्ण सत्ता खत्म हो जाती है और सब उपेक्षित या शोषित वर्गों को सत्ता मिल जाती है, तो क्या सब भला भला होगा, है ना? हमारे पास बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के उदाहरण हैं जिसमें पिछड़ा वर्ग के हाथ में सत्ता है, लेकिन वो भी हो गए वाचाल, जो एक है। तो वो कहानी एक ऐसी बॉस की कहानी है जो महिला बॉस है और वो दूसरी बच्ची को, उसकी सबॉर्डिनेट को, उसकी जो अधीनस्थ है, उसके सामने अपनी इच्छा रखती है, प्रस्ताव रखती है अपना। अब लोगों को समस्या ये हुई क्योंकि एक नए-नए विमर्श आते हैं ना, तो अस्मिता विमर्श में एक एलजीबीटीक्यू विमर्श भी है, जिसमें अलग-अलग 7 तरह के लोग हैं, एलजीबीटीक्यू, है ना, इस तरह। तो क्योंकि उसमें एक स्त्री दूसरी स्त्री से संभोग की मांग कर रही है, तो क्योंकि ये तो लेस्बियन समुदाय का मामला हो गया, तो आप तो संवेदनाहीन हो गई लेस्बियन के प्रति। मसला ये नहीं था। मसला ये था कि मैं किसी भी जाति की हूँ, मैं किसी भी वर्ग से हूँ या मैं किसी भी लिंग से हूँ या मेरी यौन अभिरुचि कुछ भी है, अगर मुझे आपकी ना का सम्मान करना नहीं आता, तो मैं मनुष्य विरोधी हूँ। है ना? कि अगर आप मुझसे बात करना चाह रही हैं और मैं कह रही हूँ कि नहीं, मैं आज बात नहीं कर पाऊँगी, तो ये हम दोनों को इस पे रज़ामंद होना चाहिए। गला पकड़ के तो कोई किसी से काम नहीं करवा सकता ना। तो यही था कि वो अंत में वो लड़की अपने बॉस के विरुद्ध आवाज़ उठाती है और फिर सारे लोग उसका समर्थन करते हैं। तो ये कहानी थी शहद का छत्ता। क्योंकि शहद का छत्ता इसलिए लिया कि वो सबसे पुराना स्त्री उद्योग मान सकते हैं आप उसको। आप पत्रकार हैं और साथ के साथ लेखक भी हैं, और पत्रकारिता और लेखन इन दोनों के मध्य एक संपादन का कार्य होता है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपने युद्धरत आम आदमी का 1 अंक और सार्थक नव्या का 1 अंक संपादित किया है, तो वो अनुभव कैसा था? वो भी एक बहुत शानदार अनुभव था। एक समझिए कि आप आपके समुदाय के प्रति, आप जहाँ रहते हैं, उस क्षेत्र के प्रति आपकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो
हाशिए उलांगती औरत उनकी एक श्रृंखला थी पत्रिका की, जिसमें वो अलग-अलग भाषाओं की स्त्री रचनात्मकता पे बात कर रही थी। तो मुझे उन्होंने कहा कि तुम डोगरी पे बात करो, डोगरी की कहानियाँ लेकर आओ, क्योंकि जम्मू में डोगरी भाषा बोली जाती है। तो मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा नहीं, जम्मू में केवल डोगरी नहीं बोली जाती है। जम्मू और कश्मीर, मतलब लोगों को ज़्यादातर को ऐसा लगता है कि कश्मीर है तो कश्मीरी बोली जाएगी और जम्मू है तो डोगरी बोली जाएगी, पर नहीं। जम्मू बहुत बड़ा क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, है ना? तो वहाँ पे डोगरी, कश्मीरी, पहाड़ी, गोजरी, इस तरह की अलग-अलग भाषाएँ बोली जाती हैं। पंजाबी, पंजाबी के बोलने वाले बहुत लोग हैं वहाँ पे। कुछ लोग कश्मीरी पंजाबी बोलते हैं, कुछ लोग हिंदी वाली पंजाबी बोलते हैं, तो वो भी एक भेद है। गोजरी, पहाड़ी, उर्दू, ये मिलती-जुलती हैं पर अलग-अलग सब भाषाएँ हैं। अम, गोजरी सुनने में आपको ऐसा लगेगा जैसे गुज्जरों वाली भाषा हम बोलते हैं, वो वाली भाषा है। करयो, खायो वाली, लेकिन वो उनकी लिपि फ़ारसी लिपि है, फ़ारसी में लिखते हैं। तो मैंने जितनी भी 7 भाषाएँ जम्मू कश्मीर में बोली जाती हैं, इंक्लूडिंग हिंदी, तो उस सब की कहानियाँ लेके और उसका अनुवाद करवाया सबसे अलग-अलग लेखकों से, जिसमें कश्मीरी कहानी भी थी, डोगरी कहानी भी थी, हिंदी कहानियाँ भी थी इसमें। तो वो एक अंक निकाला और अंक जब पूरे, अच्छा होता क्या है कि ना बहुत सारे लोग ना गूगल से भी काम चला लेते हैं। तो जो, अब वो है नहीं लेकिन फिर भी उनको याद करते हुए मैं कह रही हूँ, उन्होंने जो संपादकीय लिखा वो क्योंकि मैं तो अतिथि संपादक थी, संपादक तो वही थी ना, तो मैं, एक संपादकीय मेरा था, एक संपादकीय उनका था। तो जब पत्रिका छपकर मेरे पास आई तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ा गड़बड़ झाला है, ये तो जानकारियां सब गड़बड़ है इसमें, तो चेंज कीजिए आप इसको। तो वो इतनी सहृदय थी वो रमनिका जी, कि उन्होंने वो परिवर्तन किया, कवर बदला, संपादकीय बदला और दोबारा छपाई की उस पत्रिका की। फिर वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हुई और बहुत अच्छा वो अंक पड़ गया था। जम्मू कश्मीर के साहित्यिक परिदृश्य को अगर कोई समझना चाहता है, तो वो आपके लिए एक गाइडेड बुक हो सकती है। एक दूसरा अंक, जब मेरी कहानियाँ छप रही थी, लोग बाहर से भी फ़ोन कर रहे थे, तो मराठी में अनुवाद किया मेरी कहानियों का। तो फिर वहाँ से मुझे एक अमरावती में पत्रिका निकलती है सार्थक नव्या, तो उन्होंने कहा कि एक अंक आप हमारा भी, मतलब हमारा संपादन कर दीजिए सार्थक नव्या का और जम्मू कश्मीर विशेष। तो उसमें क्या हुआ था, जब स्त्री रचनात्मकता की बात हुई तो जो बेचारे पुरुष लेखक थे वो छूट गए थे। तो मुझे लगा कि नहीं भाई, वो उनका क्या दोष है, कसूर है उनका कि उनकी आवाज बाहर तक नहीं जाए। तो फिर हमने एक समग्र जम्मू कश्मीर विशेषांक सार्थक नव्या का निकाला, जिसके कवर पे हमने सुमन गुप्ता जी की पेंटिंग ली। जम्मू के बारे में कहावत है कि ये वो जगह है जहाँ पर शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिया है, जहाँ पर शेर और बकरी ने, मतलब इतने सहृदय, इतने मीठे लोग हैं, इतने प्यारे स्नेहिल लोग हैं। तो सुमन गुप्ता जी ने पेंटिंग बनाई थी ये इसी घाट वाली, जहाँ पे शेर और बकरी पानी पी रहे, उसको कवर पर हमने लिया उस पेंटिंग को और फिर ये विशेषांक निकाला। संपादन तो मेरा पसंदीदा काम है, मतलब मुझे बहुत पसंद है संपादन करना। संपादन इस हद तक कहूँ कि मेरी नब्ज़ में शामिल है कि जब किसी कहानी में गलती होती है तो मैं उसको सुधार करके पढ़ती हूँ, कि ऐसे नहीं, ऐसे लिखा है ये। और कभी-कभी जो मेरे मित्र भी कहानी कभी भेज देते हैं, तो मैं उनको बताती हूँ कि नहीं, इसको नहीं, ऐसे नहीं, इसका अंत ऐसा होना चाहिए था, इसको आप यहाँ से बदल सकते थे या इसको यहाँ से उठा सकते थे। मतलब मैंने कहा ना, संपादन मेरा बहुत पसंदीदा काम है। बहुत ही अच्छी बात कि लेखन के साथ साथ संपादन, और संपादन को इस हद तक आत्मसात करना कि कहानी का संपादन करते हुए उसे पढ़ना, ये बहुत ही रुचिकर लगा सुनकर। आपने जिन भाषाओं के नाम लिए उनमें मुझे एक और भाषा याद आ गई, भद्रवाही, जिसको बोलचाल में लोग भद्रोई कहते हैं। तो ये बहुत सारी भाषाएं हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती हैं, और बहुत कुछ है आपसे डोडा, बात करने के लिए। हाँ, डोडा और भद्रवा दोनों आस-पास हैं और हैरान होंगे कि वहाँ पे हिंदू बहुल इलाका है भद्रवा, जिसका हम लोग लाल रंग का जो राजमा खाते हैं वो भद्रवाही राजमा होता है।
और वो भाषा भी बहुत प्यारी है, मतलब वो कश्मीरी और डोगरी के मिक्स वाली भाषा है, जिसको भद्रवाही आप कह रहे हैं। और लोग भजन जी। लिखते हैं भद्रवाही में, मतलब छोटे-छोटे भजनों की किताब है लोगों के पास भद्रवाही में। इसी के साथ एक और भाषा है किश्तवाड़ी, क्योंकि वो हिली एरिया है ना, हिली एरिया इसकी खासियत कह लीजिए आप। उनका अद्भुत चीज़ उसमें ये होती है कि हर छोटी-सी जगह का एकदम अलग कल्चर, एकदम अलग फीचर्स भी होंगे लोगों के। किश्तवाड़ के लोगों के फीचर अलग होते हैं, भद्रवाह के थोड़े से अलग होते हैं, कश्मीर के थोड़े अलग। तो ये फीचर्स भी अलग होते हैं, कल्चर भी थोड़ा-थोड़ा बँटने लगता है, और इसी तरह भाषा भी सबकी अलग होती जाती है। यही तो भारतीय संस्कृति की खूबसूरती है और भाषाई विविधता उसका एक अंग है। और उसी भाषाई विविधता का परिणाम है कि हमारे पास इतने अनुवाद के विकल्प हैं। आप स्वयं डोगरी की कहानियों का अनुवाद कर चुकी हैं और आपकी कहानियों का भी कई अन्य भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। तो इन दोनों ही पक्षों पर मैं आपकी बात जानना चाहूंगी कि आपने किन कहानियों का दूसरी भाषाओं में अनुवाद किया है और आपकी किन कहानियों का दूसरी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। मेरी एक तो गलत पते की चिट्ठियाँ, इस कहानी का बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद हुआ, नागपाश और नई देव में नए देश में। ये 3 कहानियाँ हैं जिनका बहुत ज़्यादा मतलब अक्सर लोग फ़ोन करते हैं कि हम अनुवाद कर रहे हैं इसका, है ना? दूसरी बात, मैंने जो अनुवाद किया है, वो मैंने डोगरी कहानियों का अनुवाद किया है। क्योंकि मैं डोगरी जम्मू में बहुत साल रही हूँ, लगभग 17 साल मैं जम्मू में रही हूँ, तो डोगरी बहुत अच्छे से पढ़ लेती हूँ, बोल लेती हूँ, समझ लेती हूँ। तो डोगरी की कुछ कहानियों का, जैसे नीरू शर्मा जी की कहानी का मैंने अनुवाद किया, पद्मा जी की एक कहानी का मैंने अनुवाद किया, वेदराही जी की एक कहानी का मैंने अनुवाद किया। तो ऐसा कोई संकलन नहीं है अभी मेरे पास, लेकिन पत्रिकाओं के लिए अलग-अलग जब भी ज़रूरत हुई, तब मैंने डोगरी कहानियों का अनुवाद किया। और डोगरी सुनने में बहुत प्यारी लगती है। डोगरी साहित्य जिसे कहते हैं ना, उसका 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 मूल स्वर बहुत प्यारा है, बहुत अम, अस्मितावादी है। दीनू भाई पंत डोगरी के पितामह कहे जाते हैं, और वो जिसको आधुनिकता लाने वाले डोगरी में। तो उनका ना एक बड़ा सुंदर सा एक कविता की पंक्ति है कि ना, इधर हो या उधर हो, कैली रास्ता रोकेदा, है ना? जैसे विचारधारा की बात अभी भी हम करते हैं कि किसी कुछ लोग इधर है, कुछ लोग उधर है, समझ नहीं आता। कुछ लोग बेचारे बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो वो इधर भी होते हैं, उधर भी होते हैं। तो उसके उनके लिए वो कहते हैं कि तू इधर हो या उधर हो, कैली रास्ता रोकेदा, कि तूने रास्ता क्यों घेरा हुआ है बीच का, कि जैसे वो कहते हैं ना, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, तो उसे अलग भाषा में वो कहते हैं कि इधर हो या उधर हो, कैली रास्ता रोकेदा। तो ऐसी बहुत बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हैं डोगरी की, जो बड़ी शानदार है। जैसे पद्मा जी की एक बहुत बहुचर्चित बहुत शानदार कविता है, ए राजे दिया मंडियां तुंदिया ने, कि ये राजे की मंडी क्या आपकी हैं। वो बहुत एकदम प्रगतिशील कविता है वो, और जनवादी कविता है वो, कि वो पूछती है कि ये जो लाव लश्कर, ये जो हमारे आभूषण, हमारे जेवरात, ये सब लूट कर जो ले गए, ये लश्कर तुम्हारे हैं, मतलब राजा से वो सवाल कर रही है कवित्री। तो बहुत शानदार कविता है वो। आगरा के पास एक शहर भी है राजा की मंडी। तो लगातार सवाल पहले से उठते आ रहे हैं, तभी लगता है कि इस तरह के नामकरण भी हुए होंगे। और जब कहते हैं ना, बात चलती है तो फिर दूर तलक जाती है, बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। तो आपके साथ बातचीत करना बहुत ही सुखद है, रुचिकर है, लेकिन समय की भी अपनी सीमा है। तो चाहते हैं कि आपसे यह जाने कि आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी। अ, युवाओं को मैं क्या संदेश दूँ? देखो, साहित्य में ना एक तो बड़ी गड़बड़ है। जो जिसने 4 साल पहले लिखना शुरू कर दिया, वो अपने आप को वरिष्ठ समझने लगता है। जो 4 साल बाद आ रहा है, वो अपने आप को युवा घोषणा करने लगता है। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ़ नज़र भर के धोखे हैं, और लेखक सिर्फ़ लेखक होता है। तो जो युवा हैं, जो लिखना चाहते हैं, जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो सबकी तरह मेरा भी यही सुझाव है कि खूब पढ़िए,
जब आप पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे और अपनी मिट्टी से जुड़े रहिए, अपने परिवेश से जुड़े रहिए। हेलीकॉप्टर लेखन बहुत दिन तक आपको बचा नहीं पाएगा कि आप सोचेंगे कि गूगल करके सूचना ले ली और आप इधर-उधर के तमाम तरह के आप मतलब रूसी साहित्य के भी आप विद्वान हो सकते हैं गूगल से तो, है ना? मगर वो बहुत दिन तक आपको बचा नहीं पाएगा। और जो बातचीत के दौरान मैंने कहा था ना कि लिखने वाले को पता होता है कि वो क्या लिख रहा है, उसके लेखन में कितनी ईमानदारी है। तो कल मैं अंकुर फ़िल्म देख रही थी और अंत के लगभग वो पहुँच गई थी, तो जो कहानी है वो कहानी है ही। छोटा ज़मींदार जो है वो उसके पति के अनुपस्थिति में शबाना आज़मी से संबंध बनाता है जिससे वो गर्भवती हो जाती है। अच्छा, शबाना आज़मी का जो पति है वो गूंगा-बहरा है। वो बहुत दिनों के बाद चोरी के इल्ज़ाम में चोरी का उस पे इल्ज़ाम था, उसको गधे पे दौड़ाया गया, उसके बाद से वो शर्मिंदगी में घर छोड़ के चला गया। तो वो लौटता है कुछ पैसे कमा के, जो जब देखता है कि मेरी पत्नी गर्भवती है, तो उसके मन में कोई द्वेष नहीं है। वो बहुत खुश है क्योंकि उस बच्चे की कामना में ही तो वो इतने दिनों से प्रयास कर रहे थे। तो वो ज़मींदार के पास एक तो उसको शुक्रिया कहना चाहता है, मतलब कि वो लौट आया, प्रणाम करने जैसे लोग आते हैं मालिक के पास, है ना? उसके पास जाता है और उससे काम माँगने कि वो अपनी पत्नी को बताता है कि मैं उससे काम माँगूँगा कि जिससे कि अब हमारा परिवार अच्छे से चल जाए, कि अब मैं यहीं रहूँगा क्योंकि तुम गर्भवती हो। लेकिन ज़मींदार के मन में चोर है, क्योंकि उसने उसके पति की अनुपस्थिति में उससे संबंध बनाए हैं, जिसकी अपनी स्वयं की एक पत्नी अब आ चुकी है। उस पत्नी के आने के बाद दूरियां भी बना ली हैं। उसके मन में चोर है, वो कोढ़ा लाता है और उसकी पिटाई करता है कि तू मुझे मारेगा, तू मुझे मारने आ रहा है। वो मारने थोड़ी, वो तो काम मांगने आ रहा था, लेकिन उसके मन में चोर है। तो मैं यही बता रही हूँ कि जब आप इधर उधर से इकट्ठा करके सामान और विद्वान बनने की कोशिश करेंगे ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। अपने मन के प्रति ईमानदार रहिए, अपने लेखन के प्रति ईमानदार रहिए, अध्ययन के प्रति ईमानदार रहिए। और मैं हर बार बातचीत में मैं ये कहती हूँ कि अध्ययन केवल लाइब्रेरी में नहीं होता है। किताबें ज़रूर पढ़िए, मगर अपने जीवन से भी जोड़ कर रहिए। बिल्कुल सही। जीवन से जुड़ना ही तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जाने से पहले हमारी बड़ी बिंदियों के लिए अपनी किसी भी कहानी का कोई अंश पढ़कर सुना देंगी, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, मुझे लगा कि बहुत समय मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, तो शायद अब ये वाला अंक नहीं होगा, या कुछ सवाल जैसा तो कुछ नहीं है ना? मैं एक छोटा-सा अंश पढ़ती हूँ, गलत पते की चिट्ठियाँ कहानी से, है ना? तो वो इसीलिए कि आपको पढ़ के सुन के मज़ा आएगा इसको। गलत पते की चिट्ठियाँ। ये किताब भी है मेरी और शीर्षक कहानी पढ़ रही हूँ। एक थी सांधली रानी, खाती सुनार का थी, गाती कुम्हार का थी। सुनार दिन भर पसीना बहाता, उसके लिए सुंदर झुमके और बालियां गढ़ता, फिर उसे पहनाता। हर बार बाली और झुमके के लिए उसे कानों में नए छेद करने पड़ते। कान छिदवाने की पीड़ा में उसकी आंखें नम हो जाती, पर वह किए जा रही थी। कुम्हार मिट्टी इकट्ठी करता, उसे चाक पर चढ़ाता। गोल गोल घूमते चाक पर मिट्टी नाचने लगती। कुम्हार सांडली रानी से पूछता कि बताओ क्या बनाऊं। उसकी मिट्टी से वो कभी मीठे शरबत की सुराही बनवाती, कभी पूजा का दिया, और कुम्हार बना देता। सांडली रानी यूं तो राजपुताने से थी, पर जातियों के किले टूटने से बहुत पहले ही राजपुताने के भव्य भ्रम भी गिरने लगे थे। जागीरों के खो जाने के बाद भी जो शासन करते रहना चाहते थे, उनके लिए नया कोर्स शुरू हो गया था, एमबीए। सो होनहार इस लड़की को परिवार ने एमबीए करवा दी। फुर्सत में फार फ्रॉम मेडिंग क्राउन और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जैसी विश्व स्तरीय किताबें पढ़ने वाली मंजरी ने बढ़िया ग्रेड के साथ एचआर में एमबीए कंप्लीट की। फिर कनक कपूर से शादी की। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत कनक कपूर पहले ही लाखों रुपया कमा रहा था, सो एमबीए की डिग्री पर 40-50 हजार रुपए की नौकरी करवाने से बेहतर था कि घर में ही पत्नी के ज्ञान और व्यवहार का लाभ लिया जाए। यूं भी आजकल घर पर फुल टाइम मेड रखो तो वह 10,000 से कम नहीं लेती। उस पर पत्नी अगर रोज ऑफिस जाएगी तो साड़ी गाड़ी के साथ और बहुत से खर्च पड़ जाते हैं। फिर परिवार को बांधने वाला एक शिराजा भी तो चाहिए।
जो 50,000 और खर्च करने पर भी मिलने वाला नहीं था। ये सारी कैलकुलेशन देखते हुए कनक कपूर ने डिग्रियां संभाल कर स्टडी रूम की ड्रॉर में रख दी और मंजरी को घर भर के काम पर लगा दिया। इतना बहुत है। बहुत है। और इसमें छुपा संदेश भी बड़ी बिंदियों तक पहुंच गया है। योगिता जी, आपने बड़ी बिंदी के आमंत्रण को स्वीकार किया, यहाँ आई और अपने विचार साझा किए, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी जब भी हम लोग चाहेंगे कि आप हमारे साथ आएं और अपने विचार साझा करें, तो आप अवश्य हमारे आमंत्रण को स्वीकार करेंगी। इसी के साथ बड़ी बिंदियों को एक बार फिर से याद दिला दूं कि बाय मी अ कॉफी के लिंक पर जाकर कम से कम एक और अधिक से अधिक जितनी भी आप चाहें कॉफी अवश्य खरीदें और प्रयास करें कि बड़ी बिंदी का यह कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे। अगले रविवार मिलेंगे फिर किसी एक और बड़ी बिंदी से। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद।